Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your chapter area and related to circle. मतलब आज हम लोग बच्चों सर्कल में उसके एरिया को डिस्कस करने वाले हैं और उसकी बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो ये चैप्टर है बच्चों, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेबस डिलीटेड नहीं है, यानी कि आपका जो 30% डिलीटेड सिलेबस है उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ से डिलीट किया गया है, हटाया गया है। जो 120 सेंटर एंगल से ग्रेटर के एंगल है वहीं से उन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ से मूव किया गया है। अदरवाइज बच्चों यहाँ पर सारा का सारा टॉपिक एज इट इज है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर है। आज पूरा सर्किल की बेसिक्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों, इसके साथ साथ आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं उसको भी लेंगे। और आज के इस चैप्टर को बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं बच्चों। आपको पता है कि इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस तो श्योरली मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा भी मे बी 1 मार्क का 2 मार्कर मिल जाते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स के आसपास का चैप्टर्स यहाँ से ये हमको दे के जाता है अगर कंप्लीटली आया। नहीं तो ये बच्चों 6 से 10 मार्क्स के बीच में इसमें हमेशा से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मिनिमम आपको 6 या मैक्सिमम अगर जाएगा बहुत ज्यादा तो 10, तो इसके बीच में 10 मार्क्स लगभग मान के चलिए अगर, तो बच्चों बहुत सारे मार्क्स होते हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल के साथ है। इंपॉर्टेंट सी चीज है, सिंपल सा आप इसको समझिए। सर्कल का पेरीमीटर और एरिया बहुत बेसिक सा है टॉपिक बच्चों। हमारे पास जो सर्कल है, इस सर्कल का बेसिक मतलब क्या है समझिए कि जो हमारा सर्कल होता है क्या, एक हमारा क्लोज फिगर है सिंपली। अब ये फिगर है बच्चों क्लोज है तो कोई ना कोई कंप्लीट प्रेमिसेस के अंदर का जो कंप्लीट ये पार्ट दिख रहा है आपको, रीजन दिख रहा है, ये इसका एरिया हो जाता है। और जिस बाउंड्री के थ्रू बच्चों इस सर्कल ने क्या किया है, इस पूरे कंप्लीट एरिया को बाउंड किया हुआ है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरीमीटर। इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं और इसी को बच्चों हम लोग सर्कमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कि विद इन, अगर इस बाउंड्री में अगर हम अराउंड द बाउंड्री मूव करते हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो एक्चुअल में वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही होगी। और अगर हम इसका पेरीमीटर निकाला जाए तो बच्चों पेरीमीटर भी वही सर्कमफ्रेंस होगा जो कि इसकी ये बाउंड्री की लेंथ है। सो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस और बाउंड्री की जो लेंथ है बच्चों वो सेम चीज है, यानी पेरीमीटर वो सेम है बच्चों। ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस सिंपली, है ना। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस सारे स्टूडेंट हमारे जानते हैं रेडियस है। और यहाँ ही से इसका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चों एरिया का, कि एरिया ऑफ सर्कल का बेसिक फॉर्मूला क्या है। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई 22/7 और आर हमारा सिंपल सा रेडियस है। और बच्चों अगर पेरीमीटर की बात करें, सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिस इज आल्सो कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज 2 पाई आर बच्चों। ये हमारा पूरा 2 पाई आर होता है, यानी कि इस पूरी बाउंड्री की अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो उसकी लेंथ बच्चों 2 पाई आर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेजरमेंट मीटर में होगा और बच्चों ये वाला मीटर स्क्वायर में, बाकी तो रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है, क्वेश्चंस में अगर कुछ इन्फर नहीं है, देन यू कैन गो फॉर विथ सेंटीमीटर। तो इसका बच्चों पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही निकलेगा और जो आपका एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन बेसिक यूनिट वैसे मीटर और मीटर स्क्वायर में जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से लिया जाता है। सो बच्चों ये तो हो गई हमारे सर्किल की बेसिक कंडीशंस कि सर्किल का एरिया और उसका पेरीमीटर क्या है। बच्चों अगर हम सर्किल में बात करें हाफ सर्किल की, यानी कि सेमी सर्किल की, तो देखिए अगर हम लोग सर्किल को मिडिल डायमीटर से कट कर दें बच्चों, डायमीटर क्या जरा देखिए, ये हमारा कंप्लीट सर्कल है। डायमीटर हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं वो सबसे मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड जो हमारे सेंटर से पास आउट करती है और हमारे सर्किल को 2 बच्चों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दिस इज द हाफ पोर्शन, दिस इज द हाफ पोर्शन। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, यानी एरिया ऑफ हाफ सर्किल, या बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर। अगर आप किसी भी एक सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना चाहें तो बस आपको पूरा जो कंप्लीट सर्किल का एरिया आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ कर दीजिए, या पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। अगर यहां से एक चेंजेस और करें, जैसे देखिएगा यहां से अगर मैं यहां पर एक और डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं, लुक एट दिस वन। सो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। देखिए जरा बच्चों, यहां पर इन 2 डायमीटर्स ने, फर्स्ट वन इज AB, 2 डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में। तो बच्चों ऑलरेडी पहले से था, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट, हर एक पार्ट जो होगा, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। इसको बच्चों हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अगर हम निकालना हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मतलब हमारा एक तरीके से पिज्जा के 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए 4 पार्ट्स में हमारा पिज्जा बच्चों
डिवाइड हो गया। ऐसे ही सर्कुलर होता है, जब कट करते हैं तो यानी कि 4 इक्वल पीसेस में उसको ब्रेक करते हैं, हर एक पीस बच्चों जो है वो 90 डिग्री इस तरीके से एंगल फॉर्म करता हुआ आता है, और ये जो एरिया बनता है दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। ये जो फॉर्म होता है बच्चों इतना जो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट इसका सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो इस तरीके से कुछ इसे रिलेटेड टर्म्स है, सर्कल है, क्वाड्रेंट है, सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, ये सारे कुछ बेसिक चीज जानना। छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्कर है, अप्लाई। ओके, चलिए कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी बच्चों डिस्कस कर रिलेटेड है हमारे सर्कल के एरिया से, उसके पेरीमीटर सर्कल। देखिए ऐसे दो सर्कल जिस पर हम लोग काफी बार डिस्कस भी हम लोग ने, बच्चों ऐसे दो सर्कल जिनका बच्चों सेम हो, है ना, ऐसे दो सर्कल हो, टू सर्कल व्हिच हैव मिनिमम कम से कम 2 सर्कल तो बच्चों सेम, उनकी रेडियस डिफर हो तो ऐसे फॉर्म करते हैं बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड द रिंग। इसको रिंग भी कहते हैं। और इन सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यही हमारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं। अब यहां पर मैंने आपसे जैसा बताया कि रेडियस तो हमारी डिफर होती है अलग अलग। हमारा आउटर बाउंड्री दिख रही है बच्चों, ये लार्जर सर्कल है। इस लार्जर सर्कल आप देख रहे हो बड़ी है, लेंथ ज्यादा है, उसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर से शो किया है, और जो इनर सर्कल स्मॉल होगी कैपिटल आर से लेस होगी, यानी कि जो कैपिटल आर है ना, देखिए सिंपली तो यहां पर रेडियस सेंटर का क्या बच्चों, सेंटर दोनों के सेम है। तो इस सिचुएशन में जो दोनों इस टाइप के सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक, और जिसको मैं यहां पे शेड कर रहा हूं दिस शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का बच्चों एरिया ऑफ रिंग, इसको हम लोग रिंग भी बोलते हैं, ऑफ रिंग का। सो एरिया ऑफ रिंग दिस इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और बच्चों अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरीके से आपको इस रिंग का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब बच्चों ये किया क्यों, देखिए कैपिटल आर स्क्वायर से लार्जर वाले फॉर्मूले की हेल्प से, लार्जर रेडियस की हेल्प से इस कंप्लीट पूरे सर्कल का एरिया निकाला, लेकिन मिडिल में तो हॉलो है। अब आप रिंग में देखिए बीच में क्या होता है, बीच में हॉलो होता है ना, वो हॉलो पोर्शन का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतने पोर्शन का, ये शेडेड पोर्शन का एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 सर्कल्स निकल रहा है, दिख रहा है वो। सो इस सिचुएशन में बच्चों हमें करना ये पड़ेगा कि इनर वाले सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर देना होगा। और जैसे ही हम लोग इस इनर वाले सर्कल यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे कंप्लीट एरिया को, सो बच्चों यही एरिया बचेगा जो कि हमारा शेडेड दिख रहा है, और यही हमारा एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा या एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो एक सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था सर्कल का, वो हम लोग ने डिस्कस किया। चलते हैं ऐसे कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जिसको डिस्कस करना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम्स आपको मिल सकते हैं। देखिए यहीं पर एक जो आपका जो पोर्शन है डिलीटेड पोर्शन, जो 120 डिग्री सेंटर एंगल्स वाले क्वेश्चंस इस बार में भी उससे रिलेटेड टर्म्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसके अलावा बाकी सब कुछ आपके इस चैप्टर से जो है वो कंटेन कर रहा है, रिटेन कर रहा है, सारा सब कुछ आएगा। तो ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेक्टर ऑफ सर्कल, देखिए सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है, हमारा ये सर्कल विद इन 2 रेडियस एंड दिस आर्क लेंथ। अब आपको पता है आर्क लेंथ क्या होती है बच्चों, जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। देखिए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है बच्चों, आपके ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है, इस कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा, आप कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट कर लें। सो दिस पार्ट, ये जो ए बी आर्क आपको दिख रही है, दिस जो कर्व लेंथ दिख रही है बिटवीन ए टू बी, दिस कर्व लेंथ इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। इसी को ही हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ। क्लियर, या आर्क भी आप शॉर्ट में बोलते हैं, यहां से आता कि लेंथ आर्क लेंथ हो जाएगी, चलिए शॉर्ट में मैं उसको आर्क बोलता हूं। सो ये इसका बेसिक नेम आर्क हो गया। अब इस आर्क और 2 रेडियस, बिटवीन 2 रेडियस, फ्रॉम सेंटर से जो 2 रेडियस बच्चों जा रही हैं OA और OB, उसके बिटवीन जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है, दिस कंप्लीट पोर्शन, ये जितना भी रीजन शेडेड वाला दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 रेडियाई एंड देयर
आपका आर्क लेंथ, उनकी आर्क लेंथ और बच्चों जो दो रेडियाई होती है उनके बीच में जितना भी एरिया बाउंड होता है, दिस बाउंडेड एरिया इज कॉल्ड द सेक्टर, इसी को ही एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। अब रही बात इसका बच्चों निकालने का तरीका कैसा है कि आप कैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए बच्चों एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल सा बच्चों एक फॉर्मूला बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला लर्न रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर जरा सारे टर्म्स देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू सारे हमारे स्टूडेंट जानते हैं, पाई इज ऑलवेज 22/7, लेकिन कभी कभी जैसी अगर क्वेश्चन में डिमांड है तो 3.14 समथिंग जो भी गिवन है आप उसको ले सकते हैं। रेडियस दिस इज द आर, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी फाइंड आउट करना होगा, जैसी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उस हिसाब से ये चलेगा। तो ये हो गए रेडियस ऑफ सर्कल। और फाइनली बच्चों हमारे पास बचा थीटा, तो इस थीटा का क्या, देखिए जहां पर रेडियस हो गया हमारा आर बच्चों 360 हमारा एंगल है, तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है दिस इज द सेंटर एंगल, ये हमारे सेंटर का एंगल है, जरा देखिए ध्यान से ये वाला, यानी दोनों रेडियस के बिटवीन में जितना भी ये सेंटर एंगल फॉर्म हो रहा है एट द सेंटर, दिस एंगल दिस स्लोप बिटवीन द टू रेडियाई दिस इज कॉल्ड द सेंटर एंगल। तो यही हमारा बच्चों सेंटर एंगल हुआ, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है, मतलब रेडियस मालूम है बच्चों, थीटा की वैल्यू पता है, तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं इजीली। एक हमारे पास और भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, जरा देखिए, अभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एक और हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आर। अब जरा देखिए यहाँ पे एल क्या है, दिस एल इज डिनोटेड बाय आर्क लेंथ। बच्चों एक्चुअल में ये जो आर है, ये जो एल है, आर तो हमारा सेम हो गया वही रेडियस, लेकिन ये जो एल आपको दिख रहा है बच्चों, ये एल बेसिकली क्या फॉर्म हुआ है, एल हमारा ये देखिए ए से बी तक जो मैंने आर्क को आर्क बताई थी कि बिटवीन टू रेडियस और आर के बिटवीन में जो एरिया बाउंड है वो हमारा क्या है, सेक्टर है। सो उसी उस पूरे सेक्टर में जो ए बी लेंथ दिख रही है जिसको हम आर्क कह रहे हैं, दिस आर्क लेंथ इज डिनोटेड बाय एल, इसी को ही हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपको आर पता है, थीटा नहीं पता, मान लेते हैं आपको किसी क्वेश्चन में सेंटर एंगल नहीं गिवन है, और एट दैट सिचुएशन in question is given that you have to find the sector, area of sector, and arc length is given, radius is given. So at this situation you can use this formula half LR and directly find the area. बच्चों सिंपली 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन में भी हो सकता है इस तरीके में। तो फिर आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले सेंटर एंगल निकालें फिर उसकी सॉल्विंग करें, या सेंटर एंगल नहीं पता है तो आप परेशान हो जाए। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, जैसी सिचुएशन जहां पर हो, जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको दे रखा गया हो, आप उसी तरीके का फॉर्मूला वहां पेपर में अप्लाई करिए और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा बच्चों इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, सिंपली ऐसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। उसके बाद आर्क ऑफ सर्कल। देखिए आर्क ऑफ सर्कल मैंने आपको डिसाइड किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार इस चीज को समझते चले। बेसिकली सर्किल का जो हमारा एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सर्किल, जो हमारा सर्किल का जो बच्चों आपको दिख रहा है ये पेरीमीटर जिसको हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, हमारे सर्कमफ्रेंस का ही बच्चों एक हिस्सा, देखिए एक पार्ट, उसकी लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। अब मैंने यहां से ए से बी तक ये फॉर्म कर लिया, यहां पे ये जो आपको वैल्यू दिख रही है दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क, इसको आप माइनर आर्क कहोगे, क्लियर। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है बच्चों ये हमारा हो जाएगा मेजर आर्क, तो ये हमारा ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो दो चीजें इससे समझिएगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। अब यहां पर ये जो माइनर आर्क की अगर आपको लेंथ निकालने को आ जाए कि डायरेक्टली अगर हम इसकी लेंथ बताइए कि भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए भी बच्चों डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, बस खाली आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस, क्लियर। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको रेडियस पता हो, और इसके साथ साथ उस रेडियस ने जितना भी सेंटर पे, उन दोनों रेडियस ने जितना भी सेंटर पे एंगल बाउंड किया हो थीटा, उस थीटा की वैल्यू पता हो। अगर ये दो चीजें आपको गिवन है देन यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। कैसे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। सो आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। नाउ यू कैन आल्सो सॉल्व इट, लुक एट दिस, L इज इक्वल टू पाई r थीटा अपॉन 180 आल्सो फॉर्म हो जाएगा। सो बच्चों चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, सिंपली आपको आर्क लेंथ डायरेक्टली निकल आएगी L की वैल्यू पाई r थीटा अपॉन 180 से, या 2 पाई r थीटा अपॉन 360 से। सिंपली बात है कि उसी से ये चीज फॉर्म हुई है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हो उस सिचुएशन में आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये तो है कुछ बेसिक टर्म। चलिए कुछ इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आ सकते हैं, जिससे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब बच्चों ये सेगमेंट क्या होता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड डिवाइड द सर्कल, बच्चों डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसा कि आप यहां सिमिलर फिगर्स में देख रहे हैं। अगर हम लोग इस कॉर्ड को पहले भी समझ चुके हैं बच्चों, जब यही कॉर्ड हमारी सेंटर से पास आउट करती है, देखिए दिस इज कॉल्ड द डायमीटर सिंपली। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम इसको बोल देते हैं सेमी सर्किल, क्योंकि ये डायमीटर ने डिवाइड किया है। डायमीटर भी बच्चों एक कॉर्ड है, लेकिन ये डायमीटर सिर्फ सेंटर से पास आउट होके जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर से जाने वाली जो कॉर्ड होती है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, और ये हाफ हाफ डिवाइड कर देती है सर्किल को, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, सिर्फ सिंपल सर्किल के जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपली एरिया फाइंड हो गया। लेकिन ये जो हमारी आर्क है, देखिए मैं इसको कुछ भी नेमिंग कर देता हूं, मान लीजिए ये ए है इसके लिए और ये बी है, ठीक है ना, नेमिंग इन्हीं के लिए। ए और बी इसके जो ये पार्ट है, ए बी जो हमारी ये मेनली कॉर्ड जा रही है, ये कॉर्ड हमारे सर्किल को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रही बच्चों। इस चीज को देखिए, एक पार्ट मेजर है, एक पार्ट हमारा थोड़ा छोटा है। सो जो ये माइनर पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। इसी को ही बच्चों हम लोग सेगमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे, सो दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी को ही शॉर्ट में हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर पोर्शन है। और जो बच्चों रिमेनिंग दिख रहा है, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर? सो मेजर सेगमेंट, अगर इसको आपने निकालना सीख गया तो इसका एरिया अपने आप निकल आएगा। भाई वो इजी है, क्योंकि अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे तो कंप्लीट सर्किल के एरिया से स्मॉलर वाले को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन का पता चल जाएगा आपको एरिया क्या होता है। सो माइनर सेगमेंट का बच्चों एरिया निकालने के लिए आपके पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला है। आप उस डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, यानी इस माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्टली निकाला जा सकता है। चलिए उसके लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सिंपली 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पर बच्चों कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी, जैसे कि रेडियस आर, तो वो तो हमारा हर एक स्टूडेंट जानता है कि सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जो भी आप ज्वाइन करेंगे वो हमारा रेडियस फॉर्म हो जाएगा सिंपली, है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों इसके बाद एक और चीज है जो थीटा आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि साइन थीटा आप तभी निकाल सकते हो, यहां पर भी थीटा की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप थीटा की वैल्यू रखेंगे तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बिटवीन टू रेडियस जितना भी एंगल फॉर्म हो रहा है, जितना भी इंक्लाइंड कर रही है दोनों रेडियस एट द पॉइंट सेंटर, उस सेंटर पॉइंट पे उनके बिटवीन का जो बच्चों ये इंक्लिनेशन है, जो ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड सिंपली थीटा। इसी से ये थीटा रिप्रेजेंट होता है। सो आपको उस थीटा की यहां पर वैल्यू रिप्लेस करनी है, सिंपली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और इजीली उसका आंसर निकालना है। तो बच्चों यहां पर ये आपको एक फॉर्मूला है जो हेल्प करता है एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करने का। सिंपल है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, लेकिन बच्चों याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर इस तरीके से कंडीशंस अप्लाई करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों सेगमेंट की बात। अब सेगमेंट के बाद अगर इसी में माइनर सेगमेंट, तो ये आपने निकाला सिंपली, ये सेगमेंट का मतलब बच्चों माइनर सेगमेंट से ही। अगर मेजर सेगमेंट पूछा जाएगा तो आप कंप्लीट पाई आर स्क्वायर में से इसका एरिया निकाल के उसको सिंपली माइनस कर दोगे। ओके, लेकिन जनरली हमारे पास माइनर सेगमेंट के ही क्वेश्चंस बेसिकली अगर आते हैं, नहीं तो सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसको आप लोगों ने अगर ऐप में वीडियो देखे हो अच्छे से, तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो आपने वॉच किया होगा, उन सारी कंडीशंस को अच्छे से देखा होगा। चलते हैं कुछ और बच्चों चीजों पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग ने जो क्वेश्चंस अभी तक पढ़े, जो भी हम लोग ने अभी तक बेसिक सीखा है बच्चों, जो फॉर्मूले सीखे, उन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेसिकली इस चैप्टर में है। आपको सारे उन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशंस को यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करना है और सिंपली जो भी कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करनी है। बस यही हमारे चैप्टर का बेसिक पार्ट है, एरिया और रिलेटेड द सर्कल। सो एरिया निकालना है, उसी सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, सेगमेंट है, सेक्टर है ना, आर्क लेंथ की हेल्प से, कभी एंगल की हेल्प से, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमारे पास कहा गया है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। और सिंपली हमारे पास देखिए कंडीशंस क्या क्या है। यहाँ पर बच्चों 9th की भी थ्योरम लगेगी, अगर आपको ध्यान हो। 9th में सर्कल की एक थ्योरम थी, जरा उस चीज को मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आगे चलिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ही बच्चों सर्कल है, ठीक है। सर्कल की कंडीशंस ये है कि हमारे इस सर्कल पर हमारे ये देखिए एक आर्क लेंथ है, दिख रही है। इस किसी भी पर्टिकुलर आर्क से सेंटर पर एंगल फॉर्म हो
और उसी पर्टिकुलर आर से बच्चों ये हमारा एंगल फॉर्म हो एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो कंडीशंस ये होती है कि जो भी एंगल हमारा बच्चों सेंटर पे फॉर्म होता है वो सर्कमफ्रेंस अल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल्स का जस्ट डबल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर ये एंगल 30 है सिंपली, तो आप समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसका डबल होता है हमेशा। मतलब अगर ये थीटा तो ये 2 थीटा, बच्चों ये x तो ये 2x, ये y तो ये 2y। तो इसका मतलब अगर ये 30 है तो यहां पर एंगल O जो होगा सेंटर पे 100% इसका डबल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बताया बच्चों, क्योंकि उसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इजीली जब तक आप उसकी थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते तब तक यहां पर उसका एरिया निकालना है, यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया जो कि बच्चों एक सेक्टर है। देखिए ध्यान से कैसे सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया भाई, एरिया बाउंड बिटवीन टू रेडियाई एंड पार्ट ऑफ सर्कल। पार्ट ऑफ सर्कल बच्चों आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ और रेडियस के बिटवीन जो भी एरिया हमारा बाउंड होगा उस बाउंडेड एरिया को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एरिया ऑफ हमारा जो सेक्टर फॉर्म होता है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, थीटा की रिक्वायरमेंट है ना। दोनों के बीच की रेडियस की बच्चों, रेडियस के बिटवीन के एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे आएगा, वो इस पर्टिकुलर कंडीशन से आएगा जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया। सो दिस एंगल इज गिवन टू 30, इट मींस दिस थीटा इज मस्ट बी अ 60। रीजन मैंने बताया, जो ये एंगल थीटा होगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, है ना, अल्टरनेट सेगमेंट वाली जो कंडीशंस मैंने आपको बताई। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 into 30, नाउ द एंगल इज 60। तो यहां से आपने ये चीज डिफाइन कर ली कि आखिर ये एंगल थीटा 60 क्यों होगा। अब बच्चों जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि ये एंगल थीटा 60 क्यों होगा, तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना अब इजी हो गया। अब आपको बच्चों एरिया निकालना है। एरिया हमारे सारे स्टूडेंट फॉर्मूला भी सीख चुके हैं, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सिंपली अप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई 22 अपॉन 7 है। ओके, रेडियस देखिए कितनी है, आर जो कि 7 दे रखी है, तो वो 7 और 7 2 टाइम्स मैंने लिख दी, क्योंकि 7 स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। फिर थीटा है बच्चों, थीटा ये मत लीजिएगा, ये सेंटर एंगल है ना, जो सेंटर रेडियस के साथ एंगल फॉर्म करता है, तो वो हमारा 60 आया है। और फाइनली अपॉन 360। बच्चों जितना भी कैंसिलेशन कट शॉर्ट हो सकता है आप उसको सिंपली कट कर लीजिए और फाइनली उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो 66 जा 6 टाइम कंप्लीटली डिवाइड कर देगा बच्चों। 7 से 7 भी कट शॉर्ट हो जाएगा, यहां पर भी कैंसिलेशन पॉसिबल है भाई, सब कट मट जाना है। 2 से 3 टाइम्स, 2 से बच्चों ये 11 टाइम्स, तो आंसर आपको बेसिकली 77 अपॉन 3 फॉर्म हो गया, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारी सेंटीमीटर में थी। तो इस तरीके से बच्चों आप सिंपली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे आपका ये सेक्टर का एरिया आया। और आई होप आपने ये वाली सिचुएशन, तो बच्चों 9th क्यून थ्योरम्स को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी वो सिचुएशंस में कहीं ना कहीं यूज हो सकती हैं। तो आपको वो सारी चीजें भी माइंड में रखनी है, आपको 9th की उन कंडीशंस को भी ध्यान रखना है, कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों कुछ आपके डाउट्स हैं, तो चलिए जो रिलेटेड डाउट्स हैं हमारे इस चैप्टर के, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे काजल वर्मा जी ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो पहले उन्हीं के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है ये बताइए। इस बार एंगल निकालने के लिए कंडीशंस कही गई है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है बच्चों, आर्क लेंथ आपकी क्या है, वो 5। देखिए सिंपली आर्क लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने कहा ना कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ये सर्कल है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस को चलते हैं, जैसा कि यहां पर काजल जी ने क्वेश्चन किया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ हो गया। बेसिकली यहां पर मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं, और ये ए और बी जो 2 पॉइंट हैं उनके बिटवीन की जो आर्क लेंथ है बच्चों, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इस एल की वैल्यू हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए ध्यान से, आर्क लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों हुआ कि ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है ना। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए एल आ गया। अब जब एल क्लियर हो गया तो अब मेनली हमें फाइंड क्या करना है, जरा उस पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये थीटा फाइंड करना है, ये मिसिंग है, इसी को ढूंढना है ना। तो भाई मिसिंग के लिए अब वर्क करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने का। और रेडियस की रही बात, तो बच्चों रेडियस की रिक्वायरमेंट है, रेडियस भी हमें गिवन है, वो भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस तरीके से सारी बेसिक कंडीशंस हमारे पास पता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 मार्कर क्वेश्चन में भी बन सकता है, 1 से 2 मार्कर में। सो आपने अभी आर्क लेंथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा ना, L इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो आप 2 पाई आर थीटा
अपॉन 360 अप्लाई कर दिए, सॉल्व होने के बाद तो बच्चों वो 180 ही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसके बाद जो जहां जहां पर जो भी आपको गिवन वैल्यूज दे रखी हो, यानी जो भी रिलेटेड वैल्यूज हो, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हो, वो आप यहां पर पुट कर दीजिए। देखिए क्या नोन है, क्या वही वैल्यू आ रही है। सो एल आपको गिवन है, एल के प्लेस पर एल पुट करिए। देखिए 5 सेंटीमीटर है, ओके 5 पुट कर दिया। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, सिंपली आर की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर है, 10 पुट कर दीजिए। सो आर आपका 10 हो गया। देखिए क्या नोन बचा, सिर्फ वही अननोन बचा थीटा, जो कि हमारा मेन रिक्वायर्ड पोर्शन है, और साथ में अपॉन में बच रहा है बच्चों 180 भी, उसको भूलिए नहीं भाई, वो भी तो सॉल्विंग का ही पोर्शन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं कैंसिल आउट। क्लियर? यहां से बच्चों जब ये कैंसिल हुआ तो नेक्स्ट हमारे पास और जो भी कैंसिलेशंस होंगे पॉसिबल, उनको भी करेंगे। जैसे देखिए कैंसिलेशंस में ये 2 से 9 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद जो कोई कैंसिलेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 5 × 7 × 9 ये दोनों गए बच्चों मल्टीप्लाई में, और 11 आ गया डिवाइड में। दिस इज इक्वल टू थीटा। सिंपली अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी फाइनल वैल्यू मिलेगी, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा। यही आपके थीटा की सिंपल सी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों यहां से आपका ये 315, और क्योंकि 35 हुआ, 35 9 जा 315 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 11 हो जाएगा। सिंपली आपको जो वैल्यू मिली आप उसको यहां से थीटा के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप काजल जी आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइए, एल जो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया है आर्क लेंथ निकालने के लिए, कि आर्क लेंथ निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360 या πr थीटा अपॉन 180 भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सारी जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गिवन है रिप्लेस करिए, सॉल्व करिए, और सिंपल सा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन काजल जी ने किया है, उनके इस क्वेश्चन को भी साथ में ले लिया गया है। सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए कहा गया है आपसे क्वेश्चन को। तो काजल जी आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए मैं इसकी कंडीशंस को यहां से मूव करता हूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों फाइंड करना है सर्किल का, हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 है ना। तो यहां पर बच्चों सर्किल जो है उसकी सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, ओके। तो सबसे पहले तो एक सर्किल फॉर्म कर लेते हैं। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस भी आपको गिवन है, यानी कि सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल इज गिवन टू 22 सेंटीमीटर, लुक एट दिस। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है इसका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है अभी आपने सीखा। क्वाड्रेंट का बच्चों बेसिक मीन होता है कि जो हमारे डायमीटर्स हैं, देखिए मैं यहां से 2 डायमीटर फॉर्म करता हूं। अब जरा देखिए इस बार डायमीटर मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्म कर दिया, लेकिन बात वही है 90 फॉर्म करेंगे, और बच्चों हर एक जो पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी भी एक पार्ट का आप अगर एरिया निकाल लेंगे बच्चों, किसी भी एक पार्ट का, सो वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये 1/4 पार्ट होता है। यही तो बताया बच्चों, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 1/4 पार्ट है। सारी कंडीशंस आपके सामने, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ आर की, और वही अननोन है। देखिए आर आपको नहीं गिवन है, लेकिन आर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उसको हेल्प करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में हेल्प के लिए एक और कंडीशंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज आल्सो गिवन, दैट इज गिवन टू 22। बच्चों इस 22 का हेल्प लीजिए, किसका, सर्कमफ्रेंस का। देखिए क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सिंपली ये सारे फॉर्मूले जानते हैं बच्चों। सर्कमफ्रेंस के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 22 2 है, 22/7 है, और बच्चों r है। क्लियर। अब इसके बाद यहां से जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो 22 से तो 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 आपका मल्टीपल में जाएगा, और 2 अपॉन में, सो r इज इक्वल टू 7/2। सिंपल से आपको r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और बच्चों जैसे ही आपको r फाइंड आउट हुआ, सो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना इजी हो गया। कैसे, सिर्फ और सिर्फ r की तो बच्चों कमी थी, बाकी तो आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब आपको निकालना है, सिंपली फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई यानी 22/7, और बच्चों रेडियस हो गई है 7/2, तो यानी 2 बार मैंने यहां पर पुट कर दिया 7/2, क्योंकि स्क्वायर था तो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा इस तरीके से। मैं देखिए स्क्वायर को हमेशा ओपन ऐसे नहीं करता हूं कि 49/4 लिख देता, ऐसे नहीं लिखता हूं। देखिए कभी कैलकुलेशन को वॉच करिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसका एक रीजन है बच्चों, भी आपको कैंसिल करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करते हो फिर उसको कैंसिल करते हो, यानी खुद से टाइम, पहले तो मल्टीप्लाई करने में टाइम, फिर बच्चों जब डिवाइड ही होना है तो मल्टीप्लाई क्यों करें हम बार बार। यानी कि जब उसको देखिए 7 से 7 का कैंसिलेशन होना ही है, तो बच्चों पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, फिर टाइम वेस्टिंग होती है, इसलिए आप डायरेक्टली किया करिए ऐसे ही। 11 हो गया। क्लियर।
11 7 जाओ बच्चों, हमारा न्यूमरेटर में 77, और अगर अपॉन की बात करें तो ये हो गया 8। इस तरीके से आपने 77 अपॉन 8 और बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप काजल जी आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्विंग अप्लाई करी जाती है, सॉल्विंग इन कंडीशंस, और कैसे उसको करते हैं क्लियर। बच्चों बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो। देखिए क्वेश्चन अभी भी बच्चों हमारे सारे जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस की कंडीशंस में जी रहे हैं, लेकिन खैर हम लोग ने क्वेश्चन लिया है। उसका रीजन देखिए, जब बहुत समय पहले, एक समय की बात है बहुत समय पहले नहीं बच्चों, कुछ ही दिन पहले हम लोग की लाइव क्लास चला करती थी यूट्यूब पे, तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके डाउट नहीं रहेंगे, है ना। जब हम लोग इस बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करने वाले थे, तो उससे पहले हम लोग आपसे इस चीज़ को बात कर रहे थे कि बच्चों आप लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपके डाउट नहीं रहेंगे। तो बच्चों वो डाउट्स अगर हैं तो भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। देखिए क्वेश्चन चलते हैं, जैसे टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन बच्चों ने ऐसे ही किए, लेकिन वही चीज़ है, मैंने आपसे वादा किया कि भाई आपके डाउट नहीं रहेंगे, तो मैं सारे डाउट ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखिए, खुद आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल डाउट आ गया, किसका? शायद हाइट एंड डिस्टेंस का। ये सारे डाउट अगर हाइट एंड डिस्टेंस के टाइम पे होते, जब चैप्टर 1 चल रहा था बच्चों, 2 लाइव क्लासेस हुई, एक नहीं 2 लाइव क्लासेस हुई हाइट एंड डिस्टेंस की। मैं तो आपसे कहता रहा कि भाई क्वेश्चन वहां पर सेंड करिए आप लोग, तो वहां पर बहुत कम बच्चों ने जिसने किया था उसके क्वेश्चन जो सॉल्व हुए थे उस टाइम पे। अब बच्चों भूल जाते हैं उस टाइम पे, फिर आप लोग देखिए। चलिए फिर भी मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, सो द मूविंग बोट ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ, यानी कि एक मूविंग बोट है बच्चों जिसको एक बहुत हाई मीटर, एक 150 मीटर क्लिफ के साथ देखा जा रहा है, उसके ऊपर से देख रहे हैं। सो देखिए जरा, इसका कुछ इस तरीके से फिगर फॉर्म होगा। चलिए फिगर को अच्छे से पहले वॉच कर लीजिए बच्चों। ये मान लीजिए 150 मीटर हाई क्लिफ है, और इस 150 मीटर क्लिफ के ऊपर एकदम टॉप पर यहां पर ऑब्जर्वर है, क्लियर। और यहां से जब वो इसमें हाईवे पे ठीक किसी ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहा है, सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम, देखिए एक बोट है। चलिए तो बच्चों यहां से एक बोट फॉर्म करते हैं, ये तो हो गई हमारी बोट, क्लियर। अब वो लगेगा दिया, लेकिन उसको बोट समझिए, काम चलाइए बच्चों, फिगर बस ऐसे ही होते हैं हमारे। सो यहां से तो जब इसको वॉच कर रहा है तो बच्चों देखिए जरा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, लुक एट दिस। यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं कि 2 मिनट के बाद बोट क्योंकि अबे दूर जा रही है। क्वेश्चन को भी पढ़ते रहिए, हमेशा ये हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट था वो टूवर्ड्स द क्लिफ या टूवर्ड्स द बिल्डिंग इसी की ओर मूव कर रहा था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है इस बार, ये नाव थोड़ा सा दूर जा रही है उससे। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसकी सेकंड पोजीशन होगी बच्चों आफ्टर 2 मिनट, देखिए 2 मिनट में मान लेते हैं कहीं यहां पहुंच गई, ऑब्जर्वर वहीं पर है, अब वो उसको वॉच कर रहा है। तो इस बार जो उसका जो डिप्रेशन एंगल क्रिएट हुआ, जरा देखिए ध्यान से, वो डिक्रीज हो जाएगा, दूर जा रही है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, ऊपर से टॉप से देखेगा, सो एंगल डिक्रीज होगा। तो ये वाले जो 2 एंगल फॉर्म हुए हैं, एक हमारा एंगल 45 डिग्री है, और बच्चों एक जो एंगल है पहले जो फॉर्म हो रहा था वो एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो ये तो हो गया 60, और बच्चों ये हो गया हमारा 45। इस तरीके से एंगल क्रिएट हुए। अब ये सिचुएशन जरा देखिए, इस पॉइंट ए से बोर्ड को इस पॉइंट बी तक पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लग गया। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम 2 मिनट का लगा है, जो पहली कंडीशंस आपको बताई गई उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि इस बोट की स्पीड बताएं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, क्लियर। सो बच्चों फाइनली कुल मिला के हमको ये स्पीड ही फाइंड करनी है, बेसिक हमारी नीड है स्पीड। लेकिन स्पीड निकालने के लिए चाहिए होती है डिस्टेंस बच्चों, स्पीड तब निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला। टाइम हमारे पास यहां से यहां तक का है, अगर कहीं से हम ए से बी तक की डिस्टेंस बच्चों और ले आए तो भाई हमारे लिए वर्क जो है वो इजी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वर्क इजी होने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की अगर हमें डिस्टेंस ही पता चल गई ना बच्चों, तो फिर टाइम पता है, आप सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करिए, और जो भी स्पीड है सिंपली फाइंड कर लीजिए। चलिए तो वर्क स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फोकस करेंगे इस वाले ट्रायंगल से, स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, एडीसी के वर्क से स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल एडीसी, क्लियर, एडीसी हो गया। अब जब आप इस ट्रायंगल में वर्क करोगे तो बच्चों 1060 अप्लाई करोगे, लुक एट दिस, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर 150 हुआ और अपॉन में बेस हो गया x2। अब जरा देखिए ये तो √3 हुआ, ये अपॉन में आ जाएगा। सो यहां से जब आप x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 150 अपॉन √3 कैसे आया, समझ गए ना बच्चों। ये √3 था, ये x2 इसके साथ मल्टीप्लाई में गया और ये आ गया हमारे अपॉन में, तो √3 तो आपको यहां नीचे बेस में मिलेगा। अब आप करोगे क्या,
भाई अब इसके बाद आप √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंपली रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइज करने के बाद 150 √3 बच्चों आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में 3 हो जाएगा क्योंकि √3 3 हो जाता है, √3 का स्क्वायर सारे बच्चे हमारे जानते हैं। सो यहां से डिवाइड हो गया ये 50 √3, क्लियर। सो यहां से वैल्यू आ गई x2 की, ये तो आ गया हमारा x2, लेकिन मेन डिमांड x1 की है। लेकिन बच्चों ये x1 तभी आएगा जब x2 आ गया। अब हमारे पास जब x2 फाइंड हो गया, नोन हो गया, तो अब हम लोग चलिए भाई x1 निकालने की मेन तैयारी करते हैं और उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, यानी BCD में। बच्चों जब आप इस BCD ट्रायंगल में वर्क करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, कंप्लीट बेस लेना पड़ेगा पूरा और हाइट ये, क्योंकि बेस जब आप देखिए इस एंगल के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये पूरा फुल ट्रायंगल हो गया है ना। जब आप इस पूरे फुल ट्रायंगल के लिए बच्चों वर्क करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इस पूरे फुल ट्रायंगल में ये कंप्लीट बेस है, ये उसकी हाइट है। सो चलिए अप्लाई करिए 1045। सो 1045 बच्चों में डायरेक्टली लिखता हूं 1, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं बच्चों, थोड़ा सा नहीं तो लेंदी बहुत हो रहा है। सो 1045 अप्लाई ही कर दें, नहीं बच्चे कहेंगे कंफ्यूजर है यार। ये देखो भाई अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, अप्लाई करें तभी ठीक से सप्लाई होगी। 1045 ओके, परपेंडिकुलर 150 अपॉन बेस। चलिए तो ये हो गया, 1045 क्या हुआ, 1 हुआ। और जब आप x1 प्लस x2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो सिंपली आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150 मिल जाएगा। और बच्चों जरा देखिए x2 की वैल्यू क्या है, 50 अंडर रूट 3 पुट करिए, उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो यहां से आपको सीधे सीधे x1 मिल गया 150 माइनस 50 अंडर रूट 3। तो बच्चों ये तो हमारे पास सिंपल सा एक पहला मेन पॉइंट आ गया, x1 की डिस्टेंस। और आपको यहां से यहां तक के पहुंचने का टाइम भी पता है कि बोट पॉइंट ए से बी तक पहुंची थी 2 मिनट में। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, वो भी आपको पता चल गई, 150 माइनस 50 रूट 3। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस बच्चों कितना है, x1, टाइम कितना लगा 2 मिनट। सिंपली समझते रहिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगा है, डिस्टेंस वो x1 है। x1 कितना है बच्चों, रख दीजिए 150 माइनस 50 रूट 3 और अपॉन में 2। अब बच्चों क्या करेंगे, सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा। तो बच्चों इसको तो कर देगा 75 और इसको कर देगा 25 अंडर रूट 3। क्लियर। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो बच्चों यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें तो बच्चों यहां से आप 25 कॉमन ले सकते हो, 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, सिंपली सॉल्विंग कर सकते हैं और उसके बाद इसका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं ना। अदरवाइज बच्चों यहां तक भी क्वेश्चन ज्यादातर होता है कि क्वेश्चन को ऐसे भी लीव कर देते हैं कि यहां तक कि हमने जो सॉल्विंग की है 75 माइनस 25 रूट 3। ओके, तो ये तो है बच्चों आपके क्वेश्चन का। रियांशी जी ने भाई ये क्वेश्चन किया था, तो रियांशी जी आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया, देखा, बढ़िया क्वेश्चन था आपका, इसलिए सिलेक्ट किया गया है। अदरवाइज एरिया रिलेटेड टू सर्किल लग रहा है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चले गए। बच्चों देखिएगा अभी ध्यान से, है ना। मोहित दुबे जी, भाई मोहित दुबे जी का भी एक क्वेश्चन है, और वो भी कहां से है, वो भी बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस है। तो सारे बच्चों ने इस एरिया रिलेटेड टू सर्किल की क्लास को हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में चेंज कर दिया। चलिए भाई, वहां पे क्वेश्चन किया है तो फिर आप ही को सॉल्विंग भी समझनी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। लेकिन बच्चों इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। आप इसके क्वेश्चन करते हैं, सारा बच्चा बैठा होता है किस चीज को समझने के लिए, वो बैठा है तो मन बना कि आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ेंगे। सर ये क्या पढ़ाने लगते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का चैप्टर चल रहा होता है बच्चों, और जब वॉच करना स्टार्ट करते हैं क्लास तो देखा कि वहां पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस के चल रहे हैं। उनको लगता है पुरानी क्लासेस चल रही, बैक वाली, लेकिन वो लाइव क्लासेस ही होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखा करिए बच्चों कि क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि उसी समय पर हम लोग ने उन सारे बेसिक्स पॉइंट को क्लियर किया होगा। चलिए खैर क्वेश्चन है, सॉल्व करना है ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, मोहित जी जैसा लगाते हैं हमेशा। तो चलिए भाई क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ देखते हैं कंडीशंस, कुछ अगर मिसिंग होगी तो। इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द मोहित दुबे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बच्चों मोहित दुबे जी ने तो सिर्फ क्वेश्चन को राइट किया है। चलिए, तो एक ये हमारे मोहित दुबे जी हैं, ओके, 1.5 मीटर टॉल है ये, भाई हो सकता है कि हो। ओके, चलिए, सो ये 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जिसको हमने मान लिया है हमारे मोहित दुबे जी को, और यहां से एक ये बिल्डिंग है। क्लियर।
चलिए तो क्वेश्चन को समझिएगा। अब इस 1.5 मीटर टॉल जो बॉय है, जो कि हमारे मोहित जी ही हैं, जब वो इस बिल्डिंग को देखते हैं स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए भाई 30 मीटर बिल्डिंग भी टॉल है, ये भी आपको गिवन है। जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है वो 30 है। अब जब यहां से जब वॉच करते हैं बच्चों टॉप को, तो देखिएगा जब आप यहां से टॉप को वॉच करेंगे तो आइस से जो एलिवेशन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में देखिएगा। इसीलिए जब बच्चों आपको ऑब्जर्वर की हाइट वगैरह दी जाती है ना, इसीलिए कि आप फिर उसका बेस लेवल से मत देखिए, ग्राउंड लेवल से मत देखिए, आइस से क्योंकि एंगल क्रिएट होता है, तो इसीलिए बच्चों आपको ये हाइट गिवन है। ओके, और जब ये हाइट वगैरह इन्फर नहीं की जाती है, बहुत हाई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम लोग फिर उस ऑब्जर्वर को एक नेग्लेक्टेड मान के बेस से ही सारी चीजों को मेजर करते हैं। लेकिन यहां पर इन्फर किया गया है कि जो हमारे मोहित जी हैं, जो देख रहे हैं बिल्डिंग की टॉप को, उनकी हाइट 1.5 मीटर है। ओके, सो यहां तक का तो बेसिक्स आई होप आप लोग ने समझा। आगे चलते हैं। तो टॉप को जब देख रहे हैं, सो टॉप की ओर मूव भी करते जा रहे हैं। जब किसी पर्टिकुलर टाइम से देखा तो जो आइस से एलिवेशन क्रिएट हो रहा था वो 30 हो रहा था, लेकिन जब वो मूव कर गए टुवर्ड्स द टावर की ओर चलते जा रहे हैं, तो थोड़ी देर तक जब मूव करके पहुंच गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ए पर मान लीजिए खड़े थे, और मोहित जी अब पहुंचे कहां पर भाई, पॉइंट बी पर पहुंच गए। ठीक, चलिए तो ये है हमारे मोहित जी पॉइंट बी पर। अब जब उन्होंने वॉच किया इस बिल्डिंग को, तो जो एलिवेशन है वो इंक्रीज होके 60 हो गया, यानी पॉइंट ए से इंक्रीज होके जब बी पर पहुंचे तो वो एलिवेशन 60 डिग्री का हो गया। और इसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आई थिंक मोहित जी यहां पर फाइंड द डिफरेंस नहीं होगा, आपने जो क्वेश्चन यहां पर टाइप किया, हो सकता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, क्योंकि शायद क्वेश्चन ऐसे बनता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कितनी डिस्टेंस उन्होंने बिल्डिंग की ओर ट्रेवल करी वो पूछना चाहते हैं शायद आप। डिफरेंस टू द बिल्डिंग शायद नहीं होगा, तो मे भी शायद ये आपकी टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो, है ना, शायद कुछ ऐसा। सही, हम जितना समझ रहे हैं, जितना हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए मे बी। फाइंड द डिस्टेंस, क्लियर, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हाँ, क्वेश्चन यही होगा। मोहित जी देखिएगा कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी कि यहां से यहां तक कितना मोहित जी आप चले हो, आप ये पूछना चाहते हो कि कितना हम चले यहां से तक पॉइंट ए से बी तक, जिससे एलिवेशन 30 से 60 हमारा राइज कर गया। तो बच्चों क्वेश्चन को वॉच करिएगा, हमें सिर्फ ए बी डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर, इस चीज को समझिएगा और इन सारे पॉइंटों को भी अच्छे से वॉच करिएगा जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए अगर ये 1.5 है, सो ये तो सेम है कि ये भी ऑब्वियस है, ये भी 1.5, और बच्चों फिर ये भी हमारा कितना होगा, 1.5 ही होगा, यहां से यहां तक होगा कि नहीं भाई, सारी लेंथ ये सेम ही होंगे अगर हॉरिजॉन्टल के बेस तक से गया। अब इसके बाद पूरी लेंथ थी बच्चों 30, जिसमें से 1.5 यहां तक हो गई, इस वाले पॉइंट तक, ए बी सी डी तो ये हो गया, इसको मैंने ई ले लिया। क्लियर, अब यहां से अगर आप इतनी डिस्टेंस को सिर्फ मेजर करोगे, डी से लेकर ई तक की लेंथ को, तो बच्चों इतनी लेंथ तो सिर्फ हमारी 28.5 ही बचेगी, क्योंकि 1.5 तो 30 से लेस हो जाएगी, 30 तो पूरा डी से सी तक है, इतना 1.5 लेस कर दीजिए, ये बचेगा 28.5। आई होप आपने इस बेसिक पॉइंट को बच्चों कैच कर लिया कि आखिर यहां पर चल क्या रहा था। क्लियर, तो अब मेन क्वेश्चन के टॉपिक पर आ जाते हैं, मेन कंडीशंस पे आ जाते हैं। हमें बच्चों ये AB की लेंथ निकालनी है, तो बस अब हमारा वर्क इसी AB पर होने वाला है। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में लगाइए सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे, इस वाले ट्रायंगल पर वर्क करिए बच्चों। जो बेस के साथ ही जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि इतना परपेंडिकुलर होगा सिर्फ D से E तक, और 60 आपका एंगल होगा, और यहां से यहां तक की लेंथ को आप ले लीजिए कुछ x1, और ये जो लेंथ आपको फाइंड करनी है इसको ले लेता हूं x2। क्लियर, तो चलिए अप्लाई करता हूं। 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 28.5 बच्चों ध्यान रखिए, पूरा 30 मत ले लीजिएगा, क्योंकि मोहित जी अपनी हाइट भी तो इंक्लूड करेंगे, है ना मोहित जी। तो ये तो हो गया 1.5, ये हुआ हमारा 28.5, और अपॉन में कितना आएगा x1। क्लियर भाई, इंक खत्म हो जाती है कभी कभी इसकी। ठीक, चलिए तो 28.5 अपॉन x1। अब 1060 कितना है, √3, ये जाएगा अपॉन में, √3 को अपॉन में। सो यहां से x1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 28.5 अपॉन √3। अब देखिए सिर्फ √3 ऐसे डिवाइड में अच्छा नहीं लगता, इसको रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कैलकुलेशन इजी नहीं हो पाएगा। सो इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, 28.5 √3 हुआ, और अपॉन में 3 हुआ। 3 से आप क्या करोगे, इसको फिर से डिवाइड करोगे, तो 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा तो 21 हुआ, और 3 8 जा बच्चों, 3 8 जा अगर करते हैं तो 24 होगा, और 3 9 जा करते हैं 27 हो जाएगा। चलिए 3 9 जा कर लेते हैं, 27 हो गया, और फिर हमारा ये 0.5, 3 5 जा 15, ये सही है। अब बच्चों सही आ गया, 9.5 √3,
ये हमारा राइट वे है ना। तो यहां तक बच्चों जो ये हमारी लेंथ आ गई वो इतनी आ गई x1 की। आई होप आपने इतना पॉइंट क्लियर कर लिया कि x1 हमारा कैसे आया। अब हमारा मेन फोकस है x2 के लिए। तो बच्चों इस कंप्लीट वाले ट्रायंगल पे वर्क करिए, यानी ट्रायंगल यहां से इस वाले पॉइंट से। तो बच्चों बेस तो हमारा पूरा हो जाएगा x1 प्लस x2, हाइट लेकिन सेम रहेगी उतनी 28.5। ओके, सो चलिए अप्लाई करते हैं यहां पर। सो यहां पर इस बार बच्चों फॉर्मूला लगेगा 1030 के लिए, क्योंकि हमारा जो एंगल है इस बार चेंज होकर 1030 हो गया है, क्योंकि इस बार एंगल 30 फॉर्म करा। तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 28.5 अपॉन बेस, यानी बच्चों x1 प्लस x2। क्लियर है? और 1030 की वैल्यू हमारे सारे मैथ्स के धुरंधर तो जानते होंगे, है ना। सो चलिए मैं सीधे यहां पर वैल्यू ही पुट करता हूं। क्या रख दूं? 1 अपॉन √3। सो ये गया इधर, ये गया उधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सीजर मल्टीप्लीकेशन करिए तो x1 प्लस x2 बच्चों किसके इक्वल हो गया? 28.5 √3 के। और अभी अभी हम लोग ने x1 की बच्चों एक ये वैल्यू निकाली है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहां से x1 निकला था जो कि 9.5 √3 आई थी। आपको करना क्या है? x1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है यहां पर, वो भी कितनी? 9.5 √3। बच्चों थोड़ा सा स्पेस बना ले जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। सो मैं यहां से थोड़ा सा, आपने इतना कैलकुलेशन क्लियर कर लिया है बच्चों की कैसे यहां पर आया था सारा कैलकुलेशन। तो यहां से मैं मूव कर देता हूं सारे पॉइंट्स को और यहीं से इस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। सो बच्चों x1 जो था वो हमने ऑलरेडी पहले से ही फाइंड करके रखा था। 9.5 √3 की जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों अब जरूरत आन पड़ी है भाई, अब तो इसको इस्तेमाल यूज करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए 9.5 √3 इन द प्लेस ऑफ x1। x2 ऐसे ही है, और बच्चों ये है 28.5 √3। और करना क्या पड़ेगा? 9.5 √3 को किधर बच्चों? इधर। ये क्या हुआ? राइट हुआ, राइट में जाना पड़ेगा। सो x2 इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। और सिंपली जब आप इसको माइनस करेंगे तो बच्चों 8 तो सिंपली माइनस में 19, आंसर आपको मिलेगा 19 √3। सो इतने मीटर बच्चों डिस्टेंस जब आप ट्रेवल करेंगे तब जाकर के एंगल जो है इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, 30 से 60 हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है ना, नॉट द डिफरेंस मे बी मोहित जी। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, टूवर्ड्स द बिल्डिंग भी है तो बच्चों वही चीज बनती है सही। सो उसका आंसर है 19 √3। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो बच्चों ऑब्जर्वर की लेंथ, जो कि हमारे ऑब्जर्वर यहाँ मोहित जी थे, क्योंकि क्वेश्चन भी उन्हीं का था तो उन्हीं के अकॉर्डिंग 1.5 लेंथ मैंने मोहित जी की यहां से लेस कर दी थी। ओके, चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सम पे, उसकी कंडीशंस को भी क्लियर करते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा गया है, धनंजय जी ने पूछा है। भाई धनंजय जी आपका भी तो पूरा हमारा, हमने कहा ना आज का हमारा जो पूरा टॉपिक था वो चेंज कर देना चाहिए था, हमें कर देना चाहिए था हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम क्वेरीज, है ना। तो चलिए खैर, तो जो भी क्वेरीज है वो लेना है हमारा काम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45। सो बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लीजिए। धनंजय जी ने क्वेश्चन किया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर। देखिए बच्चों दो बिल्डिंग है यहाँ पर। सबसे पहली बेसिक चीज ये समझिएगा कि दो बिल्डिंग है यहाँ पर, एक स्मॉलर बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, जो दोनों ही सेम बेस पर, एक ही बेस पर खड़ी हुई है इस तरीके से। और जब आप इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर के इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हो गया है जाकर के, और यहां से वॉच करता है एक बार टॉप को और एक बार यहीं से वॉच करता है बिल्डिंग के बॉटम को। कौन सी बिल्डिंग बच्चों? जो 8 मीटर की बिल्डिंग है स्मॉलर वाली, उसको। ओके, शायद क्वेश्चन का बेसिक वे ये है। तो यहां से उसके कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होते हैं। अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने? 30 and 45। तो बच्चों फर्स्ट वन तो 35 हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस्ड एंगल है, और बच्चों ये ज्यादा नीचे देख रहा है तो इसका मतलब ये वाला 45 क्रिएट होगा। सो दिस वन आल्सो भी 45। एक्चुअल में एंगल तो ये डिप्रेशन बने हैं 30 and 45, लेकिन डिप्रेशन एलिवेशन के इक्वल होता है। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं किस चैप्टर में, जब हम लोग ने हाइट एंड डिस्टेंस को यहां पर सीखा था। सो बच्चों यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होते हैं, तो ये 30 है डिप्रेशन, तो एलिवेशन भी इसका 30 होगा। जो हमारा करस्पॉन्डिंग 45 जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है उसका ये अल्टरनेट इस तरीके से फॉर्म होगा नीचे वाले बेस के साथ, तो वहां पर वो 45 होगा। ओके, अब जरा देखिए यहां से हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करनी है एक्चुअल में डिस्टेंस किसकी? दोनों ही बिल्डिंग्स के बीच की। तो बच्चों ये मान लीजिए बिल्डिंग की डिस्टेंस ए बी हो गई, हमें एक्चुअल में यही लेंथ फाइंड आउट करके लानी है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। तो बच्चों ये लेंथ अगर 8 है तो श्योरली 8 होगी, इतना है ना, कोई डाउट? नो डाउट। और इस लेंथ को हम लोग h लेट कर लें यहां से यहां तक,
दिस लेंथ टेकन एज h। तो बच्चों टोटल अगर हाइट की आप बात करोगे ना, a b ये c है ये d है, तो जो b से लेकर d तक की जो टोटल हाइट की बात करोगे जवाब तो 8 प्लस h लेना, सिर्फ h मत लेना क्योंकि h मैंने सिर्फ dc लिया है, ये 8 है। और ab की लेंथ x ले लेते हैं बच्चों, हमें यही एक्चुअल में x फाइंड करना है, मतलब उन दोनों बिल्डिंगों के बेस की डिस्टेंस, आखिर वो दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो धनंजय जी आपका क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एज अ फिगर। अब इसकी सॉल्विंग करते हैं और फाइनल वो वैल्यू फाइंड करते हैं जो आपने क्वेश्चन ने पूछा गया है, आपने मेनली क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में। सो चलिए सबसे पहले बच्चों इन ट्रायंगल एबीडी में वर्क करते हैं, यानी लार्जर वन में जहां से हमारे लिए एंगल फ्रेम हो रहा है, दिस वन, इस वाले पूरे फिगर में वर्क करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, 1045 लगेगा बस सिंपली 1045। फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों होल परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल के लिए जब वर्क होगा तो पूरा कंप्लीट परपेंडिकुलर लेंगे और वो हो जाएगा h प्लस 8 और अपॉन में x। बच्चों 1045 क्या होता है, 1 होता है और x होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो x इक्वल टू h प्लस 8। पहली इक्वेशन यहीं पर ही लीव कर दीजिए, आगे कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। अब आ जाए बच्चों अपने इस वाले दूसरे वाले ट्रायंगल ABCDE। इस ECD वाले ट्रायंगल पे जब वर्क करेंगे सो देन वी हैव टू वर्किंग ट्रायंगल ECD। और जब आप इस ECD बच्चों ट्रायंगल पे वर्क करोगे तो ये अगर बेस ABX था तो बच्चों यहां से E से C तक ये क्या कुछ चेंज होगा, नहीं होगा भाई, बेस सेम होंगे क्योंकि एक्चुअल में जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये भी एक तरीके का, ये देखिए ध्यान से, ये रेक्टेंगुलर रीजन ही फॉर्म होता है। सो ये भी हमारा x ही हो जाना है, ओके। और जब इसको बच्चों x हो जाना है सो यहां पर अब आपको 1030 अप्लाई कर देना है, ठीक। सो चलिए भाई 1030 लगाते हैं। सो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार बच्चों परपेंडिकुलर ध्यान रखिए, इस वाले ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं। सो D से लेकर C तक की हाइट ही लेनी है और वो हाइट हम लोग ऑलरेडी h ले चुके हैं। सो हाइट इज टेकन, वी हैव टू h दिस टाइम, केयरफुली यू हैव टू वॉच एंड पुटिंग ऑल दोस रिस्पेक्टेड हाइट्स एंड बेसिस, ओके। अगर यहां पर कुछ गलती हुई तो बच्चों सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो h अपॉन x 1030 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इक्वल टू h √3। क्लियर हुआ। और जरा देखिए एक यहां से हम लोग h निकाल लेते तो बच्चों ज्यादा सही रहता क्योंकि हमें x निकालना है। देखिए यहां से h निकाल लेते, जरा थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करता हूं। सो h इज इक्वल टू x माइनस 8। देखिए हम लोग x को इस बार वैनिश नहीं करेंगे, h को वैनिश करेंगे क्योंकि एक्चुअल में हमें x ही बच्चों फाइंड करना है, मेन डिमांड है दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, और वो कैलकुलेट करिए हमने इस बार x। सो बच्चों यहां से h की जो वैल्यू है ये आप उसको सिंपली h के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ दिस x माइनस 8। तो चलिए देखिए क्या आया, x इज इक्वल टू x माइनस 8 एंड दिस इज √3 ऑल्सो। सो बच्चों यहां पर जरा देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो x इक्वल टू √3x माइनस 8√3। सो बच्चों करना क्या है, 8√3 को इधर x को उधर, सो 8√3 इधर आके पॉजिटिव हुआ और x उधर जाके नेगेटिव हो गया, सो √3x माइनस x। सिंपली अब इसके बाद कैलकुलेशन की बारी है। तो आई होप फिगर का बच्चों आपने काम समझ लिया। चलिए मैं फिगर मूव नहीं करता हूं, यहां से मूव करता हूं, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन चेंज किया है उस सारी वैल्यूज में यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन मूव कर लेता हूं बच्चों। सो फिगर आप देखते रहिए जिससे आपको वॉच होता रहे, कंडीशन समझते रहिए। नेक्स्ट कंडीशंस में आ जाए तो बच्चों यहां से आप क्या लोगे, x कॉमन लोगे। जब आप x यहां से बच्चों कॉमन लोगे √3 माइनस 1 आएगा, उसको आप अपॉन में ले जाओगे। सो 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x। लेकिन ये हमारा सॉल्व्ड फॉर्म नहीं है। सही आंसर बच्चों वो तभी होगा, मार्क्स आपको तभी पूरे कंप्लीट मिलेंगे, यहां तक छोड़ने पर हो सकता है कि 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाए। सो अभी आपको यहां पर रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद ही आपको सही फाइनल आंसर मिल सकता है। सो √3 + 1 √3 + 1 क्लियर, और ये है x। √3 + 1 √3 + 1 बच्चों कितना हो गया, 2 हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 माइनस हुआ, 3 माइनस 1 2। आई होप ये बच्चे समझ चुके होंगे, a² माइनस b² हुआ है, 3 माइनस 1 हुआ है, इसलिए यहां पर 2, ओके। सो 8√3 और साथ में बच्चों यहां पर इनटू में क्या है, √3 + 1 और अपॉन में आ गया 2। 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 4√3 हो जाएगा। और अभी भी आपको कैलकुलेशंस की तो बच्चों डिमांड है, अभी भी ये कैलकुलेट होता जाएगा। जब तक ये होता जाए ना, जो होता जा रहा है ना, सब तक हम लोगों को करते रहना पड़ेगा। 4√3 को करिए जरा मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू 4√3 √3 से होगा तो यानी टोटल मिलेगा 12। कैसे देखिए, 4√3 √3 से हुआ तो √3 बच्चों 3 होगा, 3 ने 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया, और प्लस का 4√3 जब 1 से होगा तो बच्चों ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। और अभी भी अगर आप और काउंट करना चाहें ना तो इसको 1.732 रख दें, मल्टीप्लाई कर लें और फिर जाकर के फाइनल आंसर दे दें, भाई पूरा ही सॉल्व हो गया। सो हो गया हमारे पास 12 प्लस, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा
सो 8 क्लियर, 4 3 जा 12 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 बच्चों कैरी था तो 29 कैरी 2 और 4 1 जा 4 2 6। तो इस तरीके से आपका जो x का फाइनल आंसर मिलेगा वो 18.928 मीटर आ जाएगा। तो आई होप पूरे क्वेश्चन की सॉल्विंग को आप अच्छे से बच्चों क्लियर कर पाए धनंजय जी की कहां से कैसे सॉल्विंग हो रही थी। क्लियर है? तो बच्चों ये तो थे कुछ आप लोग के क्वेश्चन। चलिए कुछ और भी जो बेसिक रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। ये पूरी हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस हो गई आज की क्लास। ओके चलिए शिखा जी का भी एक क्वेश्चन है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो चलिए इसको भी कर लेते, इतने सारे किए ये भी सही। शिखा जी का क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे हैं, अमित जी हैं इसमें है ना, और साथ में दीपक जी भी हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट अ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन को वॉच करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशंस को देखें तो यहां पर बच्चों एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका नाम है अमित, जैसा कि शिखा जी ने बताया है कि अमित नाम का बच्चा है जिसको मैं यहां पर ए से, ठीक है ना, शॉर्ट में ए चलेगा अमित का, और वो यहां पर वॉच करता है एक बर्ड को। चलिए ये हमारी बर्ड हो गई। अब ये मत पूछेगा सर कौन सी है, ठीक है ना, बस है कोई। सो ये हो गई हमारी बर्ड। अब जब यहां से हम इसको वॉच करते हैं, मतलब हम नहीं वॉच करते हैं, ये अमित जी वॉच कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अमित जी ने ऐसे वॉच किया भाई। सो जब इसको वॉच कर रहे हैं अमित जी, तो उसका जो उनका जो एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो 30 देखिए, और डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम, मतलब कि यहां से यहां तक की, अब ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है एट एंगल 30 पर, मतलब एट एंगल 30 पर ये जो बर्ड है वो 200 मीटर दूर है इससे भाई। तो ये हो गया 200 मीटर एट द एलिवेशन ऑफ 30। कैसे पहचाना कि इस बार ये ना हो कि ये है, क्वेश्चन ने खुद बताया। देखिए ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन जरा क्या कहती हैं। फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एलिवेशन ऑफ 30। बच्चों बस यही से सारा सब कुछ खेल है ना। एट द एलिवेशन ऑफ 30 पर 200 मीटर ऊपर वो चिड़िया उड़ रही है, जिसको अमित जी ने देख लिया। चलिए भाई अमित जी आपकी बात मानी हमने, आपने इसको वॉच किया, आगे कंडीशन समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आगे क्या चला है, कह रहे हैं कि दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। अब एक दीपक जी भी बीच में इसी में कूद पड़े, तो वो कहां पे थे, वो अपने इस साइड थे, चिड़िया के इस तरफ थे, वो दूसरी साइड है ना, एक ही चिड़िया सारे लोग वॉच करे डाल रहे हो। सो तो यहां से 50 मीटर ऊपर देखिए, 50 मीटर ऊपर ये रूफ, क्लियर। अब इस रूफ से जब इसको वॉच करते हैं सेम बर्ड को एट एनी इंस्टेंट, उसी टाइम पर जिस समय अमित जी इस बर्ड को देख रहे हैं ना, उसी समय पे। सो हुआ क्या कि यहां पर एलिवेशन जो क्रिएट हुआ वो बच्चों कितना हुआ, वो हो रहा है 45 विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल यहां पर क्रिएट होगा वो 45। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्वेश्चन को मैंने रीड किया, मैंने आपको फिर समझा रहा हूं फिर से। सबसे पहले बच्चों एक बर्ड है, उस बर्ड को किसी बेस लेवल से एक बच्चा अमित है जो वॉच कर रहा है 30 डिग्री के एलिवेशन पर, जो कि इससे 200 मीटर की दूरी पर है। इतना बेसिक हुआ। उसी समय पर बर्ड के उस साइड, आइदर साइड, दूसरी तरफ यहां पर एक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। चलिए ये मैंने बता दी बिल्डिंग बच्चों जो कि 50 मीटर ऊंची है। इसके टॉप से यानी 50 मीटर से एक दूसरा बच्चा दीपक है, जिसको मैं यहां पे डी से डिनोट कर रहा हूं, वो रूफ से जब इस सी बर्ड को सेम टाइम पर वॉच करता है तो उसका एलिवेशन बेस के साथ 45। अब उसका बेस तो बच्चों ये हुआ, उस बेस लेवल के साथ 45 क्रिएट होता है। आपको बताना है कि दीपक जी से उस बर्ड की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, दीपक जी से उसकी बर्ड की डिस्टेंस कितनी है, और जबकि वो अपोजिट साइड में बर्ड से खड़े हुए थे, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बताया था। तो बच्चों आपको मेन डिमांड है इस बर्ड से डी यानी कि दीपक जी तक की डिस्टेंस, यानी ये हमारा मेन है भाई टारगेट पॉइंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए वॉच करते हैं, कंडीशन को समझते हैं। बच्चों यहां पर इसको मैंने कुछ ले लिया है पॉइंट बी, और बर्ड को, चलिए बर्ड को लेता बी ज्यादा सही रहता है ना, सब अपने अपने फर्स्ट लेटर से इन्फर है। अमित जी ए से, दीपक जी डी से, और बर्ड जो हो गई वो बी से। तो यहां पर कुछ और पॉइंट लेता हूं, सी यहां पर ले लेता हूं, कुछ भी एम, क्लियर। अब जरा मेन क्वेश्चन के टॉपिक पर आ जाते हैं। बच्चों यहां पर जब हम लोग देखें तो हमें इस हाइट की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ये कहीं से पता चल जाए तो आगे के लिए वर्क इजी हो जाएगा। अब ये बच्चों कैसे आएगा, देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको गिवन है, तो इस बार 10 नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, 10 हर बार लगा लगा के हो गए थे हम लोग भी परेशान, कुछ नया चेंज चाहिए था। चलिए मिल गया चेंज, साइन 30। देखिए साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में दिस, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, सी से लेकर के बी तक की लेंथ हो गई, और परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आया,
हाइपोटेन्यूस वो है 200, क्लियर, वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, sin 30 1/2, यहां पर CB और अपॉन में 200। अब जरा देखिए जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 100 मिल जाएगा, यानी C से लेकर B तक की जो बच्चों लेंथ है वो 100 मीटर है। इसका मतलब ये टोटल हाइट कितनी आ गई, 100 आ गई। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो टोटल हाइट है ये बच्चों 100 है, और इतनी हाइट क्या है, अगर आप सोचे ध्यान से तो ये 50 है अगर, तो श्योरली ये भी कितना होगा, 50 ही होगा। और टोटल है 100 बच्चों, इतना है 50, तो रिमेनिंग ये क्या बचा बच्चों, यहां से यहां तक वो भी क्या होगा, 50 ही तो होगा। सोचिए सोचिए भाई, टोटल 100 है, इतना 50 निकल गया तो ये भी तो 50 बचेगा। सिंपल सी बात है, 100 का नोट दीजिए, 50 रुपए के कोई भी सामान खरीद लीजिए तो बचते कितने आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। ऐसा नहीं होता तो फिर 150 हो जाए, ऐसा होगा क्या कभी, तो बहुत अच्छा हो जाता। खैर यहां पर आ जाए फिर से बच्चों, अब हमने मेन डिमांड है ये BD की लेंथ, हमारे पास ये हाइट यहां से यहां तक है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन के लिए, तो साइन में भी हमारा वर्क कर सकता है, इसमें रिलेशन दे देगा और इजिली BD मिल जाएगा। चलिए साइन लगाते हैं फिर से एक बार। सो साइन 45 अप्लाई किया दिस टाइम बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 50 हुआ, हाइपोटेनस BD है जो कि हमें मेनली फाइंड करना है, 1/√2 50 अपॉन BD, और बच्चों कर दीजिए बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BD इक्वल टू 50/√2, और बच्चों यही हमारी मेन डिमांड है, यानी कि भाई जो दीपक जी हैं उनसे बर्ड की रीच जो है वो सिर्फ 50√2 है, उनके पास में है ना। अमित जी से थोड़ा दूर है, अमित जी आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा इस बढ़िया चिड़िया को अगर आपको पकड़ना है तो। चलिए तो शिखा जी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लिया। थोड़ा सा हम लोग नई दिशा में चले गए। उपदेश कुमार जी ने क्वेश्चन किया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम्स के स्क्वायर का सम, देखिए जरा सुनिए ध्यान से, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। सो यहां पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। मुझे जैसा लगता है, जैसा हम लोग क्वेश्चंस को कर चुके थे, कंडीशंस ही कहती हैं, जैसा अभी आपने देखा कि कुछ हो सकता है, मे भी आप इस चीज को चेक करिएगा, ये अगर रोम्बस है तो बच्चों ये पॉसिबल है। उपदेश जी इस चीज को देखेगा, जब आपने टाइपिंग करा हो तो हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि यहां पर पैरेललोग्राम की जगह अगर रोम्बस होगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और एक्चुअल में अगर आप सोचो तो फिर कौन सा रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, वो बात अलग है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको कंडीशन सही करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार वॉच करिएगा, देखिएगा जाके ध्यान से, सो मे बी कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होंगी। ABCD यहां पर एक्चुअल में रोम्बस है, और बच्चों रोम्बस भी क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस ये उसके डायगोनल्स हैं, और आपको पता है कि यहां पर ऐसी सिचुएशन में डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हाफ ऑफ, और परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं। बच्चों जब तक आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, तब तक आप इसकी सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे। सो इस बार इसीलिए कह रहा हूं कि वो एक्चुअल में वहां पर चेंज है, वो रोम्बस होगा। सो मे बी थोड़ा सा करेक्शंस है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। नाउ वी हैव टू वर्किंग इन दिस ट्रायंगल। सिंपली आप इस ट्रायंगल में वर्क करिए, तो AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बच्चों होता है हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के, जो कि AB हो जाएगी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। AB हमारी सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। सो बच्चों हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हमारे इन दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पे बेसिक बन रहा है। अब आप करिए क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर AB स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, और AO को क्या लिख सकते हो, AO बच्चों जो है वो AC का हाफ है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल हाफ हाफ डिवाइड होते हैं। सो इन द प्लेस ऑफ AO AC/2 रख देंगे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर OB के प्लेस पर BD/2 रख देंगे, क्लियर। और जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर/4 प्लस BD स्क्वायर/4, बच्चों ये D है, BD स्क्वायर/4 होगा, 4 आपका एलसीएम आएगा और वही यहां पर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर एक्चुअल में आया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, क्लियर। अब देखिए ये 4AB स्क्वायर आया है। इस बच्चों 4AB स्क्वायर को क्या हम ऐसे 4 टाइम्स AB स्क्वायर नहीं लिख सकते? श्योरली लिख सकते हैं भाई। AB स्क्वायर हम 4 बार ऐसे लिखें या सीधे 4AB स्क्वायर लिख दे, बात तो एक ही है ना। और बच्चों जरा इस चीज को वॉच करिए, रोम्बस में कंडीशन ये होती है कि उसकी चारों साइडें इक्वल होती है, यानी AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी चारों ही साइड इक्वल होती हैं। तो आप करिएगा, एक बार तो बच्चों AB रहने दीजिए AB को, दूसरी टाइम्स आप इस AB को क्या ले सकते हो, BC भी लिख सकते हो, BC के इक्वल है। सो दिस टाइम वी हैव टू राइट एज BC स्क्वायर। बच्चों तीसरी टाइम इस AB को हम CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB CD के भी इक्वल है। सो ये CD स्क्वायर हो गया। और बच्चों फाइनली हम इस AB को AD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये AB AD के भी स्क्वायर है। सो ये AD स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो बच्चों अगर ये रोम्बस नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल होता? पॉसिबल नहीं है।
जब तक आप इन सारी कंडीशंस को, इसीलिए क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा वॉच किया करिए, देखा करिए, यहां पर करेक्शन जरूर होगा बच्चों, अदरवाइज क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी उद्देश्य जी संभव नहीं हो पाएगी, है ना। सो पॉलिनोमियल, अनुराधा वर्मा जी ने क्वेश्चन किया है कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास है n टू दी पावर, वेरी गुड, n स्क्वायर है शायद वो, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8 इज डिवाइडेड बाय a शो करना है, देन a इज ऑड इंटीजर। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है कोर्स से बाहर है, क्यों? क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से होता है बच्चों, वो तो 30% सिलेबस से आउट है ना। सो चलिए खैर, आपके डाउट नहीं रहेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट देंगे बस, ज्यादा सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम भी हो रहा है, हमारी नेक्स्ट क्लास का भी बच्चों टाइम हो रहा है, तो हम लोग को बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। सो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है ना, 8 से डिविजिबल है, क्वेश्चन बच्चों आउट है, समझिएगा, एकदम मत पढ़िएगा, नहीं आएगा पेपर में। लेकिन करना ये होता है कि अगर ये ऑड है तो बच्चों ऑड के लिए कंडीशंस क्या होती है, 4q + 1 ले लीजिए, ऑड है, 4q + 3 ले लीजिए, वो भी ऑड है, किसी भी केस के लिए। अब आप यहाँ n की वैल्यू ये है तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4q + 1 का स्क्वायर, और बच्चों n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इसे आपको प्रूव करना है ना कि ये 8 से डिविजिबल है। सो 4q + 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्लियर, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। चलिए मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं, a स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ और प्लस का 2ab हो गया, यानी कि 8q - 1, ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये बचा क्या, 16q स्क्वायर प्लस 8q, 8 कॉमन आएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 जब आप कॉमन ले लोगे सो आपका बचेगा 2q स्क्वायर और प्लस का q, क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या ये 8 के मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 1, 8 इंटू समथिंग आ रहा है, इसका मतलब श्योरली 8 से डिविजिबल है, ठीक। पहली गलती, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता बच्चों, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है और ये पार्ट आपका डिलीटेड सिलेबस में है, घुमाइए नहीं भाई, घुमाइए नहीं। तो 8 2q स्क्वायर प्लस q हो गया, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्विंग ये है बच्चों। ये 4q कैसे बना, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से बना। जब किसी को नंबर्स को अब आप करिए, ये 4q + 1 क्या है, एक ऑड है, सिंपली कभी भी q की किसी वैल्यू के लिए आप जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी सारी ऑड में आएंगी। तो बच्चों ये एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर में आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग n स्क्वायर माइनस 1 8 समथिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब ये 8 से डिविजन, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। चलिए भाई, तो अनुराधा जी आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन आप मत करिएगा, और मैं भी इसके बाद अब कुछ नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि सॉल्व करने लायक है नहीं। देखिए आप लोग अपने डाउट्स देखिए जरा। सूरज कुमार जी, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स इन द गिवन क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कहाँ है, वो भी तो दे देते, इतना लिखा था बच्चों, थोड़ी और मेहनत कर लेते, क्वेश्चन भी लिख देते तो मैं कम से कम सॉल्व तो यहाँ कर देता। सूरज जी आपका क्वेश्चन, तो भाई मैं ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। सूरज जी ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन देंगे तो सॉल्विंग, अब ऐसे इनविजिबल क्वेश्चन तो बच्चों कोई नहीं सॉल्व कर सकता। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, भाव्या जी, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम फुल जरूर होगा, आप वॉच करते रहिए, जब ये चैप्टर होने वाला होगा तो आपको ये चैप्टर में जरूर पूरा फुल कराऊंगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट में आ जाइए, सौरभ विश्वकर्मा जी, सर्किल चैप्टर टेंजेंट या 2 बार हो चुका है, इसके 2 क्लासेस हुए थे। सौरभ जी तब आप कहाँ थे, है ना। तो आप लोग भाई क्लासेस को अच्छे से वॉच किया करिए, देखा करिए, क्योंकि आप लोग सही टाइम पे क्लासेस को नहीं देखते हैं बच्चों। ये सर्किल की क्लास बहुत पहले 2 बार हो चुकी है, तो आप लोग उन क्लासेस को देखिए, अभी भी ऐप पे होंगे, उनको वॉच करिए अच्छे से। तो बच्चों आज की ये क्लास यहीं तक। अब मैं क्या कहूँ कि ये सर्किल की क्लास थी या हमारे हाइट एंड डिस्टेंस की, जो भी आप समझे। बच्चों बहुत सारी कंडीशंस को हमने डिस्कस किया है, आपके डाउट्स लिए, आप लोग अगर डाउट्स हैं तो आप डाउट्स भाई अपने चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स queries@the rate of सेंड कर दीजिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नई सारी कंडीशंस को। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।